इस धरती के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये मंथन लगातार जब ऐसे दिन आते हैं, जब कोई अर्थ आवर का दिन आता है, पर्यावरण दिवस आता है, अर्थ डे आता है, लगातार मंथन होते हैं। लेकिन कुछ देश में, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी पे खपा दिया कि आप और मैं, और सिर्फ हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या मुस्तकबिल लेकर जाएंगी, कैसी ये धरती होगी और हम उन्हें क्या देंगे। हम लगातार जागरण में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको मुखातिब कराते रहें। मैं इसी क्रम में, इसी कड़ी में स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का। सर, आप गौरव है, हमारा अभिमान है देश का, जो लगातार पिछले जो 4 दशकों से आपकी यात्रा रही है, पानी के लिए जो पूरा काम रहा है। और जागरण परिवार से तो आप लगातार, हमारे पाठक आपको पढ़ते हैं, लगातार हमारे ऑनलाइन के व्यूअर्स आपको देखते हैं। यहाँ इस डिजिटल की कड़ी में, इस इंटरव्यू में मैं आपका यहाँ इस क्रम में स्वागत करता हूँ आमिर। और सबसे पहले जानना चाहता हूँ, अर्थ डे आ रहा है, पूरी दुनिया के सामने हम कहते आ रहे हैं जल जल जीवन है, जल एक मिशन है, लेकिन हम इंसान क्या कर रहा है, कैसे बचेगा जल? देखिए, हम विश्व पृथ्वी दिवस को जैसे भारतीय लोग आरती और उत्सव मनाते हैं ना जी, वैसा ही मनाते हैं जी। और ये जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो कोई आरती और उत्सव की तरह मनाने जैसा नहीं है जी। वो तो हमारा पृथ्वी के साथ, धरती के साथ, हमारा जो भगवान है, जो पंच महाभूत है, भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और न से नीर, ये जो हमारी भूमि, ये जो हमारा भगवान है, उसके साथ हमारे ऐसे रिश्ते हों जिससे हम अपने भगवान को, माने अपनी पृथ्वी को, अपनी प्रकृति को आदर और आस्था और श्रद्धा और निष्ठा और भक्ति के भाव से देखें, तो फिर उसके साथ हम अपनी धरती माता के साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे। आज जो हमारी शिक्षा है वो केवल धरती और प्रकृति का शोषण, अतिक्रमण और प्रदूषण पढ़ाती है। इसलिए हमारी जो तकनीक और इंजीनियरिंग है वो चेतना और संवेदना विहीन है। इसीलिए हम, और जो हमारी साइंस है वो सेंसलेस हो गई है। हमें पृथ्वी दिवस मनाना है तो हमारी तकनीक और इंजीनियरिंग प्रकृति के पोषण के लिए होनी चाहिए। पृथ्वी का पोषण का काम करने वाली, पृथ्वी का पोषण सिखाने वाली इंजीनियरिंग और तकनीक होनी चाहिए, और उस तकनीक में संवेदना और चेतना होगी। वो तकनीक हिंसक नहीं होगी, वो तकनीक शोषण करने वाली, अतिक्रमण करने वाली और प्रदूषण करने वाली नहीं होगी। जिस दिन हमारी प्रकृति को, धरती को पोषण करने वाली तकनीक और इंजीनियरिंग हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, उस दिन फिर जिस तरह से हमारे राजस्थान के लोगों ने पिछले 44 सालों में अपनी छोटी छोटी 8 नदियां राजस्थान में, 2 नदियां महाराष्ट्र में, अग्रणी और काली और महाकाली, और 1 नदी ईचन हल्ला हमारे कर्नाटक में, ऐसे हम 13 नदियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। और जब नदियां पुनर्जीवित होती है तो धरती, प्रकृति, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब प्रसन्नता से हरी भरी होकर खुशहाली देती है। इसलिए हमें पृथ्वी दिवस को अपनी खुशहाली के लिए, अपनी धरती की खुशहाली के लिए, अपनी हरियाली के लिए, अपनी जीवन पद्धति को, अपने जीवन दर्शन को पृथ्वी के साथ चेतना में बनाकर हम विज्ञान को अध्यात्म के साथ, तकनीक और इंजीनियरिंग को संवेदनशील चेतना के साथ, और अपनी प्रकृति को श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, निष्ठा, इस सब के साथ देखना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और हम सनातन विकास के रास्ते पर चल पड़ेंगे। नहीं तो आज का जो विकास है वो हमारी धरती को भी बिगाड़ रहा है, हमारी प्रकृति को भी बिगाड़ रहा है।
आज का विकास की शुरुआत ही हमारे भारतीय ज्ञान तंत्र के विस्थापन से होती है, और जब ज्ञान तंत्र का विस्थापन होता है तो फिर हमारे जीवन में बिगाड़ हो जाता है, और फिर वो जो बिगाड़ है वो हमें विनाश के रास्ते पर चला देता है। इसीलिए अब हमारी धरती पर बाढ़ और सुखाड़ बढ़ने लगे हैं, समुद्र में उफान और तूफान आने लगे हैं। ये जो सब प्रकृति का परिवर्तन है, ये हमारी धरती माता के प्रति अनदेखी करने से हो रहा है। आप तो जानते हैं कि भारत के लोग जिन्हें माता कहते हैं, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो हमारे पोषण करने वाली है, हमें पालने वाली है। तो केवल हम कहने भर को रह जाएं कि धरती हमारी माता है, इससे नहीं चलेगा। हमें माता कहना छोड़ देना चाहिए यदि हम उसका शोषण करते हैं। हमें माता कहना छोड़ देना चाहिए यदि हम उसका प्रदूषण और अतिक्रमण करते हैं। हमें माता जब भी कहने का हक है जब हम अपनी माँ के पोषण से उसका भी पोषण करें। बिल्कुल। जब हम उसके पोषण की बात करेंगे तब हमारा पृथ्वी दिवस अच्छे से मनने का काम होगा। सर एक चीज जो है, मैं आपका करीब, मुझे डेट तो ध्यान नहीं होगी, शायद लगभग साल भर पहले या 1.5 साल पहले का एक आलेख मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है। शायद सरकार की कोई एक योजना थी, उस पर आपने 5 मंत्र भी दिए थे, और उस 5 मंत्र में सबसे पहली बात आपने कही थी कि पाठ्यक्रमों में ये जल के संरक्षण की बात आनी चाहिए, स्कूलों में से बच्चा ये पढ़ना चाहिए। कितना जरूरी है, और क्या वो आपके दिए हुए मैसेज पर क्या क्रियान्वित है, कहाँ तक पहुंचा है? देखो, मैं आपको एक चीज पहले याद दिलाना चाहता हूं, फिर अपनी 5 बातों पे आता हूं जी। हम भारत के लोग दुनिया को सिखाने के लायक थे। हम दुनिया के गुरु थे। कब तक थे? जब तक हम अपने भगवान को पहचानते थे। जी। और मैंने अपना भगवान बताया कौन है। वो जो हमारे भगवान जी को हम पहचानते थे, तब तक हम नीर, नारी और नदी को नारायण मानते थे। जी। और जब तक हम नीर, नारी, नदी को नारायण मानते थे, तब तक हमारी विद्या में जल सर्वोपरि था। आज की जो ये आधुनिक शिक्षा है, इस आधुनिक शिक्षा में लालच आ गया है, और लोभ लालच के लिए हम शिक्षा पाते हैं। हम अपने बच्चों को कहने लगते हैं कि तुझे आईएएस बनना है, तुझे आईपीएस बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे इंटरनेशनल कंपनी में हाईएस्ट पैकेज लेना है। तो हम बच्चों को लालची बना के पढ़ाते हैं, रात दिन मेहनत करवाते हैं। किस लिए? कि उसको हाईएस्ट पैकेज मिल सके। इसका मतलब ये कि आज हमारा जीवन ग्लोबली इकोनॉमिक कंपटीशन के नेटवर्क में फंस गया है। इसलिए हमारे जीवन में लालच प्रबल हो गया है, और जो शुभ है वो मिट गया है। तो मैं ये कह रहा था कि अब हमारे बच्चों को हमारी धरती की, हमारी प्रकृति की, हमारे जल की, हमारे जीवन की जो शुभ की विद्या है वो देने की जरूरत है। लालची शिक्षा बंद करो, शुभ की विद्या देना शुरू करो। और ये जो शुभ की विद्या है, ये प्राइमरी से ही, प्राथमिक पाठशाला से ही शुरू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी पाठशाला में जब हम भारत के लोग ये मानते हैं कि जल जीवन है, तो हमारे जीवन की शुरुआत ही जल से, जल की विद्या से होनी चाहिए। फिर जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो हमारी सभ्यताओं को प्रवाह देता है, हमारी संस्कृति को प्रवाह देता है, हमारे अर्थतंत्र को प्रवाह देता है। हमारे जीवन में जितने भी प्रवाह हैं, फ्लो हैं, वो सब नदियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए फिर हम नदियों के फ्लो को समझकर, नदियों के प्रवाह को समझकर हम अपनी विद्या को ग्रहण करें। पहले जल, फिर नदी, और फिर जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें क्रिएट किया, हमारी जननी। हमारी जननी है धरती, हमारी जननी है हमारी माँ स्त्री, हमारी जननी है हमारी प्रकृति। तो ये जो हमारी जननी है, इस जननी को समझना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि हम जब तक अपने भगवान के साथ जीते थे, तब तक हम नीर, नारी, नदी को नारायण मानते थे, और वो उस नारायण के भाव में
हमारा प्यार, हमारा सम्मान, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारी आस्था और भक्ति, ये सब उसमें समाहित थी। लेकिन इस आधुनिक शिक्षा ने उस सब को ऐसे काट दिया। तो हमें अब एक ऐसी विद्या लानी होगी जिस विद्या से हम अपने जीवन को, अपनी जीविका को जमीर के साथ समझ सके। जमीर माने गौरव, जमीर माने स्वाभिमान के साथ जीना, जमीर माने आनंद के साथ जीना। अरे भाई, जब मैं 11-12 साल का था तब हमारे हर गांव में एक बड़े गौरव का गीत होता था, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। ये जो गौरव था, ये गौरव तो जब ही आता है ना जब हम जीवन को, जीविका को आनंद में पाने लगते हैं। तब हमें हमारी नदी, हमारी गंगा माँ हमें गौरव देती है। हमारी माँ का रंग सूरज के सुबह जब सूरज निकलता है तब लाल होता है, दोपहर को सफेद होता है, फिर शाम को नीला होने लगता है। ये जो हमारी माँ है वो हमेशा अपनी अवस्थाओं में एक सुंदर रमणीक प्यार हमें उड़ेलती रहती है। लेकिन आजकल हम उस प्यार को समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, उस प्यार को हमें देखना ही नहीं आता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारी विद्या में जल प्राइमरी से शुरू होना चाहिए, नदी 5वीं क्लास से शुरू होनी चाहिए, और फिर नदी से मिलने वाला जो प्रवाह है वो हमारा 10वीं क्लास से शुरू होना चाहिए। क्योंकि जो प्रवाह है वो जरा आनंद है, अध्यात्म है, विज्ञान है। वो जरा उस स्टेज पे जाके हमारी पढ़ाई में शामिल हो तो फिर हम अपने पृथ्वी दिवस को सही स्वरूप में मनाना सीख जाएंगे। फिर हम आरती और उत्सव की तरह नहीं, फिर हम उसको अपने जीवन में आत्मसात करने लगेंगे। और जब वो हमारे जीवन में आत्मसात होगा तब समझो कि हम सचमुच अपनी पृथ्वी से माँ की तरह प्यार करते हैं और माँ भी हमें प्यार करती है। तो ये जो माँ का रिश्ता है पृथ्वी के साथ, वो रिश्ता तो हमारी विद्या से ही आएगा। सर, मेरा अगला सवाल एक किस्से के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा हम सब लोग कहीं ना कहीं काम से कई बार छुट्टियां बिताने जाते हैं, मैं परिवार के साथ हिमाचल गया था और वहां होटल में बाथरूम में से लीकेज की आवाज आ रही थी, साउंड जो पानी के टपकने का होता है। तो हमने रिसेप्शन पे फोन किया और बोला कि भाई ये पानी टपक रहा है, ऐसा सही करा दीजिए। उन्होंने कहा भेजते हैं। 10-1 मिनट में कोई नहीं आया तो हमने फिर फोन किया तो उस बंदे ने रिसेप्शन से हंसते हुए बोला, आप राजस्थान से हैं क्या? तो आपने बिल्कुल सही समझा कि हम पानी के टपकने की आवाज हमें आहत कर देती है, दिल से हिला देती है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जहां पानी की कमी है वहां पानी की कीमत समझी जाती है। आप देश देश, गांव गांव, दुनिया घूमते हैं, आप क्या महसूस करते हैं जहां पानी भरपूर है? ये बात तो तुम्हारी सत्य है कि कई बार जब हम भगवान के लाडले बेटे बन जाते हैं, भगवान हमें गंगा यमुना जैसी खूब बहने वाली नदियां देते हैं, खूब पानी हमारे पास होता है, तो उस जल का महत्व हमारे मस्तिष्क से और हमारे आत्मा से और हमारी प्रज्ञा से निकल जाता है। जब हमारे पास उसकी अल्पता होती है, कमी होती है, तब उसका एहसास और उसका आभास हमारे मन मस्तिष्क पर बन जाता है। तो वो जो एहसास है वो हमारे मन में ज्यादा तभी होता है जब उसकी कमी होती है। जब वो अधिकता होती है तो जैसा मैंने कहा कि हम भगवान के लाडले बेटे होकर बिगड़ जाते हैं और फिर पानी की परवाह नहीं करते। ऐसा ही वो हिमाचल वालों ने किया होगा, ऐसा ही आजकल हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से के लोग करते हैं, ऐसा ही उत्तराखंड के करते हैं। लेकिन जब आप राजस्थान में जाएंगे तब राजस्थान में जो जल के संरक्षण का संस्कार है, जो बारिश की बूंदों को पालरा पानी, पवित्र जल मानकर अपने लिए सहेज के रखते हैं, वो भाव सहज रूप से पैदा हो जाता है। और मैंने अपने जीवन में भी देखा, मेरे जीवन में जो जल का प्रेम बढ़ा और फिर जल का काम मैंने करना शुरू किया,
उसमें से वो जल का जो संस्कार है वो मेरे मस्तिष्क पर भी और मेरी आत्मा में भी बैठ गया। और अब मुझे जल कहीं एक बूंद भी यदि व्यर्थ बहता दिखता है तो मुझे बहुत पहले तो मुझे थोड़ा हंसी आती है कि देखो ये और फिर बाद में थोड़ा गुस्सा आता है और फिर बाद में बहुत दुख भी होता है। यदि मैं उसको ठीक नहीं कर पाया तो दुख होता है, नहीं तो मैं तुरंत कोशिश करता हूं कि मैं उसको ठीक करूं। तो ये जो संस्कार है, ये संस्कार कई बार जब आप परिस्थितियां वातावरण निर्माण करती हैं तो राजस्थान की परिस्थितियों के वश ये जल के प्रेम का वातावरण बना हुआ है। मेरा सर अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा मतलब एक उसका है कि कौन जिम्मेदार वहां पहुंचाना चाह रहा हूँ इस चर्चा को। कौन जल और जल संरक्षण में जहां हम संवर्धन में जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, आज हम जो हालात देख रहे हैं, गर्मियां आते ही, बल्कि आजकल तो सर्दियों में भी ऐसी स्थिति हो जाती है, पानी की किल्लतें जगह जगह से सुनने को मिलती है। कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? एक आम आदमी जो ध्यान नहीं दे रहा, या सरकारें खूब योजना बना रही है, वो ब्यूरोक्रेट्स जो योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहे, या वो कल कारखाने जो नदियों को दूषित कर रहे हैं? कौन है असल जिम्मेदार? हम देखें तो कौन है इसका? देखिए, आपका सवाल तो बहुत सरल है, लेकिन इस सवाल की गहराई समझने के लिए मैं आपको एक सच्चा यथार्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। भारत में जल कदाचित भी अकेला राजा इंतजाम नहीं करता था जी। राजा जल के काम के लिए जमीन देता था, प्रजा जल के काम के लिए अपना पसीना लगाती थी, और महाजन जो है वो जल के काम के लिए साधन उपलब्ध कराता जी। और संत उस जल की पवित्रता की रक्षा के लिए दंड लेकर खड़े हो जाते थे। यदि जल के स्रोत पर, नदी पर राजा ने गलती की तो उसको दंडित करना, प्रजा ने की तो उसको रोकना, और यदि महाजन ने, जिसने वो बनाया है, उसने बनाने के बाद गलती की तो उसको भी रोकना। तो ये जो चार स्तंभ थे जल के, राज, समाज, महाजन और संत, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका संत की होती थी। अभी क्या हुआ, आजादी के बाद, हमारा लिखित संविधान आने के बाद, हम लोगों ने जल को अपने लिए जीवन तो माना, संविधान में भी माना, लेकिन हमने जल को जल की तरह से, जो जल का मान सम्मान था, उस तरह से उसको स्थान नहीं दिया। हमने जल को बाजार की वस्तु बना दिया। तो जब हमारा जल बाजार की वस्तु बनता है, तब वो उस जल को फिर सरकार जिम्मेदार हो जाती है। आप समझे बात मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल। कायदे में तो हम चारों बराबर जिम्मेदार हैं, राज, समाज, महाजन और संत। लेकिन जब आप किसी कानून के तहत उस जल के मालिक बन जाते हैं, तो फिर यार जो मालिक बना है उसकी जिम्मेदारी होती है ना। अधिकार जो है, अधिकार कर्तव्य प्राणता से पूरा निभाया जाता है। आपको अधिकार मिल गया और आपने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, तो फिर आप कर्तव्य निष्ठ नहीं है, कर्तव्य घन्य है। तो जब आप कर्तव्य घन्य हो जाते हैं, तब आप जिम्मेदार निर्धारित होते हैं। माफ करना, मैं शॉर्टकट आंसर दे रहा हूं। आज की तारीख में सब तो कोई राजेंद्र जैसे पागल नहीं है कि राजेंद्र ने तालाब बनाया, बांध बनाया, जोड़ बनाया, और राजस्थान के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उस पर एक मुकदमा कर दिया कि तुमने राज्य सरकार का पानी रोक लिया। राजेंद्र सिंह के ऊपर 377 मुकदमे हुए। तो यार, इस दुनिया में ऐसे पागल लोग कौन हैं जो अपने सिर पर ये लड़ाई लेंगे और डरेंगे? एक मुकदमे से ही लोग डर के घर बैठ जाते हैं। तो जब सरकार इतना डराती है, सरकार कहती है कि ये सरकार का पानी है, आप इसको रोक नहीं सकते। आज भी भारत में सब राज्यों में इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 और उसके बाद के जो एक्ट हैं, जैसे राजस्थान में इसका सेक्शन 55 और 58 है, किसी को काम नहीं करने देता। तो जब तुम राज समाज को काम नहीं करने दोगे और फिर कहोगे कि समाज जिम्मेदार है, तो भाई ये तो समाज के साथ अन्याय है, समाज पर अत्याचार है। या तो तू समाज को मालिक बना दो नदी का, पानी का, कहो कि ये हमारी नदी नहीं है, समाज की है,
फिर तो तुम समाज को कह सकते हो। यार समाज क्यों जाएगा तुमसे लड़ने, डरने, डर के तुम्हारी जेल में भी जाएगा और तुम्हारे लिए अच्छा काम भी करेगा। समाज तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी बनाएगा, बांध बनाएगा, ये सब स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर तुम उसको जेल भेजोगे, कौन करेगा? तो इसलिए माफ करना, मैं शॉर्टकट में आंसर दे रहा हूं, आज की तारीख में तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार। बिल्कुल सही आप सर, जो बात मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा था वो बात यहाँ निकल कर आई, वो पीड़ा निकल कर आई कि भाई समाज के लिए काम करना राह इतनी आसान नहीं होती। जहां तक मुझे याद आ रहा है 83 84 का वो सन था जब से आप पूरे लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। तो लेकिन इन सारी तमाम चीजों के साथ जो जनता का साथ मिलता है, जो जनता का प्यार मिलता है, वो एक ताकत बनता है। और सर की मुस्कान भी मेरी इस बात में यकीनन साथ देगी। इस इंटरव्यू में मैं अलविदा कहूं उससे पहले सर को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और जो दर्शक जहां जिस भी माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, खबर के माध्यम से ये बात, राजेंद्र जी की बात ये लोगों तक पहुंचेगी, वहां कहना चाहता हूं कि आप और मैं भले ही डॉक्टर राजेंद्र सिंह जैसा काम ना कर पाए, हम गांव-गांव जाकर, गली गली जाकर ये चेतना को, ये पानी रोकने का काम, ये जोहड़ का काम, ये तालाब का काम ना कर पाए, कोई बात नहीं। प्रेरणा लेके अपने घर में अगर जो पानी व्यर्थ जा रहा है उसे बहना रोक लेंगे, जो आप पानी गाड़ियां धोने के लिए बेतरतीब पानी बहा देते हैं, जो आप पेड़ मुरझा रहे हैं उन्हें ध्यान नहीं देते, आप इतना छोटा छोटा सा काम कर लें तो कहीं हम भी एक चुटकी बराबर, एक चुटकली उंगली के बराबर राजेंद्र जी जैसा काम कर पाएंगे, हम इस पृथ्वी के लिए कुछ काम कर पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप जुड़े। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।